नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। किसान भाइयों, कुछ नया कर गुजरने की चाह हो तो उम्र कभी आड़े नहीं आती। झारखंड जिला रांची के गांव ओरमांझी में रहने वाले किसान शिव नारायण साहू ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। जी हां, शिव नारायण ने 40 साल पहले 5 पशुओं से डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की थी और आज इनके पास लगभग 300 उन्नत नस्ल के पशु हैं। फिलहाल शिव नारायण आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए डेयरी व्यवसाय कर लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। झारखंड जिला रांची के गांव गांगू टोली में है एक छोटा सा डेयरी फार्म, किसान डेयरी। जी हाँ, यहाँ रहने वाले किसान शिव नारायण साहू ने इस डेयरी व्यवसाय की शुरुआत 1980 में महज गायों से की थी और इनके पास 300 गायें हैं। इनके रोजाना लगभग 3500 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, जिससे सालाना ये लाखों रुपए की आमदनी कमा रहे हैं और गांव अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। शिव नारायण साहू हुआ और हम एक कृषक हैं और आज हम लोग अपने डेयरी फार्म में अभी हैं। हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और ख़ुद को मैं किसान हूं और 1970 से मैं अपना कृषि कार्य शुरू किया था। इसी के बीच में मैं 1980 में अपने 5 गायों से इस फार्म को शुरू किया था। फिर ये जो मेरा दूध का खपत बढ़ते गया तो मैं बैंक से सहयोग लेते गया और गाय अपना बढ़ाना शुरू कर दिया और दूध इकट्ठा करके हमारे बगल के जो शहर हैं रांची और रामगढ़, ये दोनों शहर का स्वीट्स दुकान जो मिठाई बेचने वाले हमारे होटल्स हैं, उन लोगों में मैंने दूध देना शुरू किया और काफ़ी दिनों का अभी तक मैं उसी तरह सभी के होटल में दूध दिया करता है। नारायण साहू डेयरी व्यवसाय के साथ खेती करते हैं, साथ ही किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं। इनकी सफलता को देखते हुए इन्हें कई शासकीय और निजी संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है और संस्थाएं इनका मार्गदर्शन और सलाह भी लेती हैं। जब मैं शुरू किया था 1980 के दशक में तो मेरे पास 5 गाय से शुरू किए थे, लेकिन बैंक के सहयोग से वो गाय को धीरे धीरे करके बढ़ाते चले गए। आज मेरे पास लगभग 300 गायें हैं, जिसमें लगभग 200 गाय दूध देती है और 100 गाय लगभग 60% प्रेग्नेंट रहती है गाय मेरे यहाँ। और वो नस्ल HF जिसको हम फ्रीजियन कर सकते हैं और जर्सी नस्ल, 2 ही नस्ल का और थोड़ा बहुत हरियाणा नस्ल की मेरे पास प्रजातियां की गाय हैं। अब रह गई कि इसमें खर्च, प्रति गाय लगभग आज के तारीख में 200 रुपया खर्च आता है। चूँकि महंगाई के युग है तो 200 रुपया खाने में खिलाने में खर्च आता है, प्लस जो गाय हमारे पास दूध नहीं देने वाली है उस पर भी खर्चा लगभग वही हो जाता है, थोड़ा बहुत कम बेसी। लेकिन अपने फार्म से 3500 लीटर के आसपास दूध प्रतिदिन निकलता है और उसमें शुद्ध मुनाफा सारे हमारे लेबर को दे करके शुद्ध मुनाफा 2 लाख के आसपास महीना का हमको मिल जाता है। इन्होंने बताया कि दूध उत्पादन बढ़ाना हो या इनसे स्वस्थ और अच्छे पशु तैयार करने हो, ये सभी पशु के आहार प्रबंधन पर निर्भर करता है। इनका कहना है कि पशु की आयु और दूध उत्पादन के आधार पर ही दाना मिश्रण दिया जाता है और दाना मिश्रण के साथ पशुओं के आहार में मिनरल और विटामिन को मिलाया जाता है ताकि पशु स्वस्थ रहें और अच्छा दूध उत्पादन मिलता रहे। सबसे बड़ी बात ये अपन बताना चाहते हैं कि इसमें सुबह शाम का काम है। सुबह में जैसे सुबह 4 बजे किसान के यहाँ उठ जाना चाहिए और सुबह 4 बजे हम लोग गाय को खिला देते हैं। 8 बजे करीब गाय को निहा हुआ करके और उसको धूप में, अगर ठंडा का दिन है तो धूप में निकाल दिए और अगर गर्मी के दिन में है तो छाया में अपना रखना है। और उसी तरह से शाम के समय फिर दुहाई हो जाता है और दुहाई के बाद रात में अगर गर्मी का दिन है तो फील्ड में निकाल दिए, हम लोग तो निकाल
निकाल देते हैं फील्ड में और उसको फिर सुबह 4 बजे शेड में ला करके खिलाने के बाद अपना धुलाई का कार्य करते हैं। हमारे यहाँ मजदूर हैं, वे लोग को हर हमेशा हिदायत किया जाता है कि बर्तन से ले करके अगर दूध धोते हैं तो उसकी पूरे हाथ साबुन या और किसी चीज़ से धो करके साफ करना है। दूसरी चीज़ है शेड की सफाई। शेड की सफाई प्रतिदिन बढ़िया से होना चाहिए और गाय का भी नहलाने काम प्रतिदिन ढंग से होना चाहिए। उसमें अगर पोटास का सॉल्यूशन बना देते हैं तो और भी अच्छा होता है, चूँकि गाय में चमोकन वगैरह का जो शिकायत आता है वो सब दूर हो जाता है। और किस तरह खाना देना चाहिए उसका एक रेशियो है, उस हिसाब से अगर उसको हम खाना देंगे तो निश्चित रूप से उसकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये पशुओं के हरे चारे के लिए मौसमी चारे की खेती करते हैं। इन्होंने बताया कि डेयरी व्यवसाय की सफलता का आधार मौसम के अनुरूप पशुओं के प्रबंधन पर टिका होता है। गर्मियों के दिनों में पशुओं के गर्मी के प्रभाव से बचाना, ताजा और स्वच्छ पानी पीने को देना, जाड़े में पशुओं को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाना, पशुओं को समय पर आहार और बीमारियों से बचाने के लिए कृमिनाशक और टीकाकरण कराना जरूरी होता है। और कुछ ऐसी बात है कि देखिए इसमें मुख्य रूप से जो है ध्यान देने की बात, जिस तरह हमारे जीवन में के पद्धति में ठंडा और गर्म महसूस होता है, उसी तरह गायों को भी ठंडे के दिन में काफ़ी ठंड लगती है, गर्मी के दिन में काफ़ी गर्मी लगती है। तो उसके लिए हम शेड में मैट लगाए हुए हैं, रबड़ का मैट लगा दिए हैं। जो पक्का ज़मीन है तो वो जब गर्म पड़ेगा तो पक्का गर्म नहीं हो, जिसके चलते वो मैट उसका सहयोग करेगा और वो ठंडापन रखेगा। और सर्दी के दिन में ठंडा नहीं लगे पक्का में, इसलिए उसमें उस मैट में जब गाय रहेगी तो ठंडापन उसको नहीं लगेगा। और साथ ही साथ इस मैट के बाद हमने प्रतिदिन क्रोसिन टीएच का छिड़काव करते हैं, जिससे जो भी जीवाणु शेड के अंदर मिलता है वो हमारे क्रोसिन टीएच से वो नष्ट हो जाता है और हम बीमारी से निजात पाते हैं। इस तरह बराबर बीच बीच में ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो ध्यान देते हैं और ध्यान दे के इस काम को कर रहे हैं और इससे हम लोग को काफ़ी लाभ मिलता है। तो किसान भाइयों, देखा अपने छोटे स्तर से डेयरी व्यवसाय की शुरुआत कर शिव नारायण साहू कितने कामयाब हुए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने गांव के कई लोगों को भी इस व्यवसाय से जोड़ा है। आप इनकी तरह डेयरी व्यवसाय कर सफलता के मुकाम को पा सकते हैं। अपने राज्य के किसान गन्ने की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं, लेकिन इस लाभ को मिलने में काफी समय लगता है। इसलिए किसान गन्ने की खेती के साथ कम अवधि में तैयार होने वाली अन्य फसलों की खेती करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने गन्ने के साथ अन्य सह फसलें लगा रखी हैं, वे इनका प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं डॉक्टर RPC AU पूसा जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नवनीत कुमार से। अभी जो किसान बंधु शरदकालीन गन्ना के साथ अंतर्वर्ती फसल लिए हैं, उनको अभी ये कमौनी निकौनी करना चाहिए, सिंचाई देनी चाहिए और जो नाइट्रोजन का टॉप ड्रेसिंग है वो करना अभी आवश्यक है। क्योंकि ज़्यादातर अंतर्वर्ती फसलें अभी अपनी बढ़वार की अवस्था कंप्लीट कर रही हैं, तो इस अवस्था में सिंचाई की कमी नहीं होनी चाहिए, नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। सिंचाई अवश्य दें और यूरिया का टॉप ड्रेसिंग भी करें। फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसका पोषक तत्व प्रबंधन करना जरूरी होता है, क्योंकि फसल में यदि पोषक तत्वों की आपूर्ति समय पर नहीं करेंगे तो पौधों की बढ़वार कम होती है। किसान बंधु को एक और बातें मैं बता देना चाहता हूं। जो यूरिया का 25%, जैसे 50% तो आप ये नेत्रजनीय उर्वरक दे दिए होंगे रोपाई के समय ही, और जो बाकी 50% नेत्रजनीय उर्वरक का मात्रा बचता है, उसमें से अभी प्रथम सिंचाई के बाद आप 25% यूरिया का उपरिवेशन करें। उसमें आपको अगर सिरौर विधि से आप गन्ना लगाए होंगे तो उसके लिए 88 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करें और पंक्ति में ही व्यवहार करें। जो किसान बंधु नाली विधि से या जोरी पंक्ति विधि से गन्ना का बुआई किए होंगे, वो 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के दर से गन्ना में व्यवहार करें।
और ध्यान रखें कि गन्ना का जो उर्वरक है वो गन्ना के पंक्ति में ही दें और अंतर्वर्ती फसल का जो अनुशंसित मात्रा है वो अंतर्वर्ती फसल के पंक्ति में ही देना चाहिए। अगर अंतर्वर्ती फसल में गन्ना का आप उर्वरक दे देंगे तो उसके लिए वो ज़्यादा हो जाएगा और आपके अंतर्वर्ती फसल को क्षति पहुंचा सकता है। ऐसे तो हम लोग ये बीज को उपचारित करके ही लगाते हैं, लेकिन अगर आलू वगैरह में अब तो ये बीमारी का समय भी निकल गया है, अगर लगे कि लेट ब्लाइट लगता है तो इसके लिए आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि झुलसा रोग से बचा जा सके। ध्यान रखना ये आवश्यक है कि जो किसान बंधु गन्ना के शरदकालीन गन्ना के साथ दलहनी फसल लिए हैं जैसे मसूर राजमा, तो उसमें सिंचाई मसूर या और राजमा के अनुसार ही देना चाहिए, यानी कम सिंचाई देना चाहिए। अगर ज़्यादा सिंचाई देंगे गन्ना के अनुसार तो आपका अंतर्वर्ती फसल मर सकता है या उसमें ज़्यादा वानस्पतिक बढ़वार हो जाएगी और फलन नहीं होगी। इसलिए दलहनी फसल में ये ज़्यादा सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं है, आप अंतर्वर्ती फसल के अनुसार ही सिंचाई करें। गेहूं मक्का आदि लगाए हैं जो किसान बंधु, तो वो फ्रीक्वेंटली गेहूं मक्का में भी सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस अनुसार आप सिंचाई कर सकते हैं, गन्ना से उसको हानि नहीं होगी। लेकिन दलहनी फसल में ज़्यादा सिंचाई देने से दलहनी फसल को हानि हो सकती है। वैसे तो अंतर्वर्तीय फसल में खरपतवार उगने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि खेतों में खरपतवार अधिकता दिखाई दे तो 1 से 2 निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 60 दिन की फसल अवस्था पर करनी चाहिए, क्योंकि यह खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा तो डालते ही है, साथ ही रोगों और कीटों को पनाह भी देते हैं। हमारे किसान बंधु जो ज्यादा जागरूक हैं उनको ये अभी का शरदकालीन गन्ना के साथ जो आप अंतर्वर्ती फसल लगाए हैं उसको हार्वेस्ट करने के बाद आप ये फरवरी मार्च में भी या मार्च के लास्ट में भी आप उसमें मूंग या उड़द के भी खेती कर सकते हैं, तो आपका ये डबल बेनिफिट होगा। 2 अंतर्वर्ती फसल हो जाएगी गन्ना के साथ तो लाभ बहुत ज़्यादा होगा और गन्ना को बहुत ज़्यादा हानि भी नहीं होता है। आप उसमें भिंडी भी लगा सकते हैं, तिल लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं। ये आप शरदकालीन अंतर्वर्ती फसल के हार्वेस्टिंग के बाद भी ये फसल लगा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बलुआ जिला बक्सर के दिलीप कुमार ने। आपने आम के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज मैं आम की समसामयिक बिंदुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस समय आम में बौर आ रहे हैं और इसमें जो मैंगो की सेटिंग है वो शुरू हो गई है। छोटे छोटे फल जो है बनना शुरू हो गए हैं। तो ये जब फल आप सेट हो जाए, ये मटर के दाने के आकार के जब पौधे आपके हो जाते हैं, तो इस समय आप जो है पेड़ के नीचे थाला बनाइए। थाला बना के उसमें आप नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनका फर्टिलाइजर जो है 100 से 200 ग्राम नाइट्रोजन और 100 ग्राम फास्फोरस और करीब 100 ग्राम पोटास, ये प्रति पेड़ जो है आप प्रति पेड़ की दर से आप थाले में जो है इसको ब्रॉडकास्ट कर दें और गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद आप जो है इसमें हल्का सा पानी दे दें, क्योंकि फल जब विकसित होता है तो इसको बहुत सी मात्रा में उर्वरक तत्वों की जरूरत पड़ती है, पोषक तत्वों की और पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये ध्यान रखें कि पानी यानी समुचित नमी बनाए रखें और खाद एवं उर्वरक इसकी भी कमी ना होने पाए। किसान भाइयों, आम के बाग में इस समय कुछ कीटों का भी आक्रमण होता है, तो आप इन कीटों की शुरुआती अवस्था से ही नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। साथ ही अब एक चीज पे हम और चर्चा करना चाहेंगे, एक बिंदु और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलीबग जो है ये इंसेक्ट है और ये उसके रस को, पत्तियों के रस को चूसता है और इसका पहचान ये होता है, मिलीबग जो है ये सफेद, बिल्कुल जैसे दूध होता है, सफेद रंग के कवरिंग से ढका रहता है ये और पत्तियों पे लगा होता है, उसका जो है ये रस चूसता रहता है। तो
ये मिलीबग बहुत ही नुकसान करता है। आप अभी गर्मियों में देखेंगे पूरे पत्ते जो है एकदम दस्त से पदार्थ से जो है एकदम ढके रहते हैं और फंगस हो जाते हैं। तो बेहतर ये रहता है कि आप गर्मी में पेड़ के नीचे की गुड़ाई कर दें, उससे जो इसके कीट के अंडे होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं धूप में। यदि उस समय आप नहीं उपचार कर पाए हैं तो दिसंबर के महीने से दिसंबर में जनवरी में या अभी भी आप पेड़ के जो तना है नीचे से 1 मीटर चौड़ाई की पूरी पन्नी लपेट दें और ऊपर और नीचे सिरे पे ग्रीस लगा दें, ताकि जो इंसेक्ट है ये जमीन से अंडा जो देता है, जमीन में ये अंडा देता है मिलीबग, तो ये जब इंसेक्ट ऊपर चढ़ता है तो पन्नी के ऊपर से गिर जाता है, ये ऊपर चढ़ नहीं पाता है। इसके बावजूद भी यदि इसमें भी आप भूल गए हैं, ये भी नहीं हो पाया है, तो आप तमाम इंसेक्टिसाइड हैं जैसे थायोमेथाक्साम है, उनका 0.03% का घोल बना करके आप छिड़काव कर दें। इससे आपको ये इंसेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। किसान भाइयों, आम के बाग को रोगों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप इनकी समय पर पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। जो पेड़ बौर की अवस्था में है उसमें प्रायः देखा जा रहा है कि उसमें पाउडरी मिल्ड्यू, भभूतिया रोग का प्रकोप हो रहा है, जो कि फसल को बहुत क्षति पहुंचाता है और ये एक फंगल डिजीज है। भभूतिया के लक्षण क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि इस पे भभूतिया आ गया है या पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो गया है? बौर के जो डंडी होती है तो राखनुमा पाउडर जो है उस पे फैले रहते हैं, उसके स्टेम पे, रैचिस पे और उसके फूलों पे। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फ्लावर सेटिंग नहीं होती है, फ्रूट सेटिंग नहीं होती है और फल नहीं बनते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप बेटेबल सल्फर 0.2%, मतलब कि 2 ग्राम बेटेबल सल्फर 1 लीटर पानी में घोलकर आप उस पर छिड़काव करें। तो इस समय जो एक आपके बाग में मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या आती है, तो मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या आएगी, आपको दिखेगी या दिख रही होगी, शुरू हो गई होगी। तो इसमें 2 तरीके की होती है। एक होती है जो है वानस्पतिक ये माल फॉर्मेशन होता है जिसको गुम्मा व्याधि बोलते हैं, और दूसरा फ्लोरल जिसके जो पैनिकल्स होते हैं, जो फूल होते हैं वो गुच्छे के रूप में आ जाते हैं, शीर्ष गुच्छ टाइप का। तो इसके कंट्रोल करने के लिए ये उपयुक्त समय है अभी। तो इस समय आप अगर 200 ppm नेप्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग कर देंगे तो ये जो मैंगो माल फॉर्मेशन है ये उस समस्या आपकी नहीं रहेगी, दूर हो जाएगी। और जो पुराने ऑलरेडी इन्फेक्टेड या अफेक्टेड जो है पोर्शन थे, गुच्छे जिसमें कि ये मैंगो माल फॉर्मेशन लगा हुआ था, तो आप उसको प्रूनिंग के द्वारा काट करके आप अलग कर सकते हैं। इससे आपका मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या से निजात मिलेगी। इस समय ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस पे आप पूर्ण रूप से सजग रहें और इसका नियंत्रण करके आप आम का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फसलों में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग और इसके फायदे, हरे भुट्टो के लिए मक्का की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041522155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।